कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था मैट्रिक्स का बेसिक, जिसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट वन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। मतलब इफ लेट a इक्वल टू 3/2 एंड b इज 3/2। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, तब हम इन दोनों का आंसर ला सकते हैं या दोनों का सम कर सकते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो आंसर आएगा उस आंसर का ऑर्डर भी वही होगा जिस ऑर्डर के ये दोनों मैट्रिक्स थे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a इक्वल टू -1 0 5 3 2 1 एंड b is 7 3 -2 5 4 1। ये दो मैट्रिक्स दिए हैं। अब आपको इसमें एडिशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखा, देन फाइंड a प्लस बी। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा। चूंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 रो 3 कॉलम है, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम है। फर्स्ट रो दिस वन इज सेकंड, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो दोनों का चूंकि ऑर्डर सेम है इसलिए इनमें एडिशन पॉसिबल है, मतलब a प्लस बी निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी निकालने के लिए मैंने क्या किया, दोनों को तो पहले लिखा -1 0 5 3 2 1 प्लस 7 5 3 4 -2 1। तो जब दोनों का ऑर्डर है तो एडिशन हुआ। अब एडिशन कैसे होता है, सेम पोजीशन के एलिमेंट के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब a प्लस बी, -1 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही 7 यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो -1 का 7 के साथ, 0 का 3 के साथ, 5 का -2 के साथ, 3 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ और 1 का 1 के साथ। सेम पोजीशन एलिमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी का जो आंसर आया वो आया -1 + 7 is 6 8 3 6 3 एंड 2। ये दोनों का एडिशन है। सब्ट्रैक्शन होता तब भी सेम पोजीशन सेम कंडीशन होती। सेकंड प्रॉपर्टी इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, माय सेकंड ऑपरेशन इज, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर, जब भी स्केलर वर्ड आए इसका मतलब होता है 2 3 4 5 1, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। सो लेट a इज a b c p q r, देन k ऑफ a, k में अगर आप a का मल्टीप्लाई करते हो, मतलब a में k का मल्टीप्लाई करते हो तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या सभी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसका आंसर है। इसका सेकंड मीनिंग ये भी हुआ, सेकंड मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स के में से अगर आप कुछ कॉमन लेते हो तो पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन नहीं आएगा, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी से पर्टिकुलर नंबर आप कॉमन ले सकते हो। मतलब यहाँ से अगर k कॉमन लें तो इसमें से भी k आएगा, इस वाले में से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, और जितनी रो या कॉलम हैं उनके सारे एलिमेंट से सेम कांस्टेंट कॉमन आएगा। नोट करिए। सो नेक्स्ट वन, इसकी एक प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से नोट करके लिखें कि इफ k इंटू a, एक मैट्रिक्स A है और उसमें k का मल्टीप्लाई किया,
ऐसे लिखते हैं, लेट ए इज nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए यदि n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर n ए, ऐसा होगा। कैसे? मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अभी मैंने जैसे मैट्रिक्स में बताया कि जब आप मैट्रिक्स से कॉमन लेते हो तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं सभी से सेम नंबर कॉमन आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में पर्टिकुलर रो से आप पर्टिकुलर रो से आप कॉमन ले सकते हो, माने फर्स्ट रो से कुछ और कॉमन ले सकते हो, सेकंड रो से कुछ और थर्ड रो से कुछ और। मतलब जब आप इसका करोगे, मान लो इस टाइप का कोई डिटरमिनेंट है, ए के बी के सी, या सेकंड ऑर्डर का ले लेते हैं, के पी के क्यू, मान लो ऐसा डिटरमिनेंट है, तो आप जब इसमें से कॉमन लोगे तो फर्स्ट रो में से भी के कॉमन आएगा और सेकंड रो में से भी के कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग बचेगा ए पी बी क्यू। मतलब आंसर आया आपका के स्क्वायर, और ये डिटरमिनेंट किसका है, सेकंड ऑर्डर का है, पी क्यू। आप चाहो तो इसको के स्क्वायर, इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि ए सेकंड ऑर्डर का है इसलिए के ऊपर 2 की पावर आई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट वन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे लेट a इक्वल टू 3250 एंड b इज -1 1 2 3, a भी दिया है। अब आपसे कहा गया फाइंड 3a माइनस 5b, 3a और 5b की वैल्यू आपसे पूछी है कि 3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 3a माइनस 5b, मतलब a को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के जो आंसर आए उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो माने a को 3 से, 5 को b से, जब दोनों मैट्रिक्स मिलेंगे तो उन दोनों का जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ 3a निकालोगे तो कैसा होगा, 3 इंटू 3250, सो 3a इक्वल टू 9 6 15 0, ये 3a आया। सेकंड निकालना था 5b एंड 5b, मतलब b को मल्टीप्लाई किया 5 से, सो b कितना है -1 2 1 3, सो 5b इज -5 10 5 एंड 15, ये 5b का आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया, मैंने पहले वो कंडीशन निकाल ली जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर ये ऑपरेशन बाद में लगाना। तो ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन था 3a माइनस 5b, सो आंसर इज 9 15 6 0 -5 5 10 and 15, so 3a minus 5b is, फिर मैंने क्या कहा कि सेम पोजीशन के एलिमेंट के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें कैसा होगा 9 माइनस -5 6 -5 15 -10 0 -15, सो 3a माइनस 5b इक्वल टू 9 और 5 हो गया 14, a हुआ 1, a 5 और a -15, a इसका आंसर है 3a माइनस 5b का। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले वो कंडीशन फाइंड आउट करनी जो गिवन है, फिर इसके बाद ऑपरेशन लगाने। नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज लेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 1 2 1 एंड x माइनस y इक्वल टू -1 -2 -3 एंड 0, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं।
और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको x और y का रिलेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे कि दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। ये कुछ ऐसा ही है जैसा आप 9th 10th क्लास में ऐसे सॉल्व करते थे कि 2x + 3y = 4, x + 4y = 5। तो क्या करते थे, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करते थे या y के कोफिशिएंट इक्वल करते थे। तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करना है या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करते थे कि अगर y के कोफिशिएंट इक्वल करना तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ भी लगाना है, इनमें भी क्या करना है आपको, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर -y है, यहाँ पर 2y है, तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। तो y के कोफिशिएंट का इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 2 है, जबकि इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट 1 है। चूंकि ये -1 है और ये प्लस है तो दोनों का सम करने पे कैंसिल होंगे, तो इस -1 को -2 बनाने के लिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस वन इज 3x + 2y = 0 to 1 1 एंड 2x - 2y = जो आपने मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में किया सेम राइट हैंड साइड में भी होगा। तो -2 -4 -6 एंड 0। अब इनका प्लस किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 3 + 2 इज 5 और इन दोनों का भी सम होगा 0 1 2 1 प्लस -2 -6 -4 एंड 0। अब लेफ्ट हैंड साइड से बाय खत्म हो गया, x बचा। सो 5x = 0 -2 1 -4 2 -6 1 + 0। So answer is 5x = -2 -4 -3 and 1। So x = अब 5x है, वैल्यू चाहिए अपने को x की, तो 5 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा। आप ऐसे लिखो या x = -2/5 -3/5 -4/5 1/5। ये x की वैल्यू निकल आई। जब x की वैल्यू निकल आई तो x की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा -2/5 -3/5 -4/5 1/5 -y -1 3 -2 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो इसको ट्रांसफर कर देंगे राइट से लेफ्ट में और इसको लेफ्ट से राइट में। सो उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा -2/5 -3/5 -4/5 1/5। ये ट्रांसफर होगा, प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो -1 3 -2 0। सो y = -2/5 +1 -1 +1 -3/5 +2 -4/5 -3 1/5 -0। सो y = 3/5
10 7/5 और 15 माइनस 19/5 एंड 1/5। ये x की वैल्यू निकल आई आपकी और ये वाली y की। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। बेसिक लेवल से मतलब जिन बच्चों का 11th-12th में मैथ्स नहीं था उनको भी समझ में आ जाए और जिनका मैथ्स था उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए अपन छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। एक चीज़ कंफर्म है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी चीज़ जो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर ए नहीं बनेंगे तो आगे के क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हैं। आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। रट के तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि एक ही मेथड के 100 क्वेश्चन लगा लो। आप कंसेप्चुअल पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आप अगर एक मेथड के 4-5 क्वेश्चन भी करते हो तो आप उनके थ्रू ऐसे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सको। मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व के इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन देख के बन जाएगा तो आप उसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और होता है। एक टाइम आएगा कि आप करने लगोगे, सभी नहीं, 50-60% क्वेश्चन आप पेन से एक शब्द भी नहीं लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैट्रिक्स में नहीं, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअल प्रैक्टिस चाहिए। वो भेड़ चाल वाली नहीं कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 12 घंटे 15 घंटे क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नोट करिए इसको।